अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आज के स्पेशल एपिसोड के साथ, क्योंकि आज हम गवादर में मौजूद हैं और गवादर के बिज़नेस सेंटर में मौजूद हैं। ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो विज़िट रहा है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो किया था, इसमें बड़े ज़बरदस्त से पैकेजेस जो हैं बलोचिस्तान के लिए, गवादर के रहने वालों के लिए उन्होंने पैकेजेस अनाउंस किए हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा कि जो पिछली हुकूमतें रही हैं उन्होंने कहीं ना कहीं बलोचिस्तान को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज तो किया था, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनका सबसे बड़ा मसला जो है पानी और बिजली का है। इसी हवाले से जो 2 मुआहदे हुए हैं पानी और बिजली के हवाले से, हम उस हवाले से भी बात करेंगे कि वो कौन से मुआहदे हैं और इन आने वाले दिनों में गवादर जो है कितना डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ गवादर फ्री जोन के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि इससे जो है सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो बाहर के फ़ॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे इनको बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बिज़नेस के हवाले से। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे स्टूडियो तो नहीं, हमारे यहाँ पे गवादर में जी हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और बड़े यहाँ पे माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त सा है, हमने बड़ा एंजॉय भी किया था। तो मैं चाहूँगी मैं अपने एक्सपर्ट से बात भी करवाऊँ इसी हवाले से जो हम बात कर रहे थे। तो हमारे साथ मौजूद है, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं नसीर कशानी साहब जो कि हैं चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी के, और साथ मौजूद हैं मकबूल आफरीदी साहब जो कि नामवर बिजनेसमैन भी हैं, 15-20 साल से गवादर से यहाँ पे रहते भी हैं और गवादर के लिए लिखते भी हैं, काफ़ी उन्होंने लिखा भी है। और साथ हमारे साथ मौजूद हैं नवीद बलोच साहब जो कि हैं प्रेसिडेंट हैं गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मैं सारे मेहमानों को वेलकम करूँगी। और सर मैं आपसे, क्योंकि आप चेयरमैन हैं, आपसे ज़्यादा तो कोई बेहतरीन तरीके से बता भी नहीं सकता, तो मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विज़िट रहा था और मैंने खुद भी देखा जो इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन आपने डिप्लोमेट्स को वहाँ पे जो दी थी इस विज़िट के हवाले से, उसमें से ये बताएं कि आने वाले दिनों में कितनी बेहतरी हो सकती है, क्या हो सकता है। जिस तरह से इंट्रो में कहा था कि यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मसला ही बिजली और पानी है। जी जी। तो इसका जो प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है मेरे ख़्याल से कि ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी वजह यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर के विज़िट से एक इलाके को, एक पर्टिकुलरली ग्वादर पोर्ट को जो अहमियत मिलती है या वो इंटरनेशनली भी उजागर होता है ग्वादर पोर्ट और ग्वादर। साथ साथ सीपेक के हवाले से अगर आप देखें तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें तेज़ी आती है और उनकी कंप्लीशन की तरफ हमारे जो रुकावटें भी दूर होती हैं उससे, और उससे ये होता है कि सूबा और फेडरल के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन का एक मेकनिज़म है वो बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अहदेदारान मौजूद थे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी थे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, और फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स वो भी थे। तो इससे ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। एक नंबर 2 ये है कि अभी हम सीपेक में, क्योंकि ये सेकंड फ़ेज़ है और सेकंड फ़ेज़ में जो प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, पर्टिकुलरली जिनमें 6-7 महीने रह गए हैं, उनमें थोड़ी सी तेज़ी आ जाती है। एक जो चीज़ आपने हाईलाइट की वो पानी और बिजली का मसला है। मेरे ख़्याल से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो विटनेस किया था 1.2 MGD डिसैलिनेशन प्लांट का जो एक एग्रीमेंट हमने साइन किया है, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, उसके कंस्ट्रक्शन फ़ेज़ में हम चले जाएंगे अगले स्टेज में। यानी उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई हैं, ये आखिरी चीज़ थी, हमने साइन कर ली और अब हम जाएंगे उसके एग्जीक्यूशन में। तो उसके आने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि जो हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी है 3 लाख गैलन की, वो बढ़ के हो जाएगी 15 लाख गैलन पर डे। तो करंट जो पॉपुलेशन है ग्वादर की, उसके हवाले से ये बहुत हद तक मिटिगेट कर देगी उस प्रॉब्लम को जो पानी का है मसला। उसके साथ साथ बिजली में भी ज़ाहिर है बिजली के भी मंसूबों में तेज़ी आ जाएगी, और पर्टिकुलरली NTDC लाइन जो लाना चाह रहे हैं, यानी इसको नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं ग्वादर को, उसमें तेज़ी आ जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर के विज़िट से डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होती हैं, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। नहीं, अच्छा मकबूल साहब, क्योंकि जैसे सर बताए थे आप बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी, आपने तो यहाँ बहुत अरसा गुजारा है, देखा है, लिखते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले हम गवादर को देखते थे और अभी जो देखते हैं, और जिस तरह से अभी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आए हैं, उन्होंने जो अनाउंसमेंट भी की है, तो क्या चेंज देखते हैं जो पहले गवादर अभी के गवादर में? देखें, गवादर का जो चेंज है डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आया है, इसमें कोई शक नहीं है।
لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اس چینج کو اور بھی تیز ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شینزن جو چائنا کا ایک پورٹ سٹی ہے وہ ود ان 20-30 ایئر دنیا کا 3rd بزیسٹ پورٹ بن گیا ہے. اسی طرح ہمارے سامنے دبئی ہے. یہ 60s میں شروع ہوا تھا اور 70-80 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہر ایک آدمی کے زبان پہ دبئی تھا کہ میں دبئی جا رہا ہوں. تو ود ان 2-3 ڈیکیڈس یہ دونوں پورٹ ہم نے دیکھے ہیں بنتے ہوئے ہیں. گوادر کا میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے بہت کام ہوا ہے اور خاص کر جس طرح یہ کاشانی صاحب وغیرہ کوشش کر رہے ہیں, باقی یہاں کے جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز وہ کوشش کر رہے ہیں, باقی ہر ایک کوشش کر رہے ہیں گوادر کے لیے. لیکن میں کہوں گا کہ ان آل فیئرنیس کہ تھوڑا سا اس کا پیس اور بھی تیز کریں. اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں ابھی وہ پرانے زمانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ابھی ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی آئی ہے, یہ بلڈنگ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ 6 مہینے میں بنی ہے. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس طرح بلڈنگ 6 مہینے میں بن سکتی ہے؟ بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے, بہت اچھی بنی ہوئی ہے. تو میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی پی اے بھی بڑا کام کرنے کے بعد رپورٹ اتھارٹی کے چیئرمین صاحب, جی ڈی اے بھی کام کر رہا ہے. اچھا ایک دوسری بھی بات بتاؤں شارٹ کٹ سا, کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ دیکھیں گوادر میں 2 بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں جس کے اوپر دنیا کے ریڈار جو ہے نا وہ فکس ہے. ایک ہے گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین جو کہ آج کل کاشانی صاحب ہیں, یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں, اور ایک ہے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جے. یہ 2 پوری دنیا کے ریڈار کے اندر ہیں. پتہ نہیں ان کو معلوم ہوگا یا نہیں, لیکن جو میری اپنی ایک اسٹڈی ہے تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اس لحاظ سے جب میں گوادر کو کمپیئر کرتا ہوں, گوادر بھی بہت بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں اس کو ریلیٹ پھر کرتا ہوں بی آر آئی سے. دیکھیں اکنامک ایرا ہے, اکنامک ایرا میں چائنا نے بی آر آئی لانچ کیا تھا. پہلے وہ بور تھا, بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. بی آر آئی کا مین کمپوننٹ سی پیک ہے, سی پیک کا مین کمپوننٹ گوادر ہے, اور گوادر کا مین کمپوننٹ گوادر پورٹ ہے, اور جس کے چیئرمین کاشانی صاحب ہیں. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ خود دیکھ لیں کہ بی آر آئی میں کتنی تیزی آئی ہے. 70 کنٹری چلی گئی ہیں, میرا خیال $ٹریلینز اس میں یہ خرچ ہو گئے ہیں, اور 3 کانٹیننٹ میں چائنا گھس گیا ہے, ایشیا میں, یورپ میں اور افریقہ میں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے کہ اس گوادر کو پرائورٹی دینی چاہیے. اور ہم بڑے خوش ہیں کہ آج پرائم منسٹر صاحب آئے, اس نے کچھ منصوبے اناؤنس کیے ہیں, اور اس طرح اگر ریگولرلی, کیونکہ دیکھیں میگا پروجیکٹ جب بھی ہوتا ہے نا, میگا پروجیکٹ کو جب تک میگا لیڈرشپ نہیں آ کر دیکھے گی نا, وہ پائے تکمیل تک پہنچنا ذرا اس کا. اچھا نوید صاحب, آپ بھی گفتگو سن رہے ہوں گے, اور کیونکہ آپ کا بڑا اہم تعلق ہے, چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے سب جتنے بھی بزنس مین ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے تو ساری چیزوں کو بہت بہترین طریقے سے آپ جانتے بھی ہوں گے. تو یہاں پہ جیسا فری زون کی بات کی جاتی ہے, لوگوں کے لیے, بزنس مین کے لیے ایک بہت اپرچونیٹیز نکل سکتی ہیں بھی. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم تو یہاں پہ مقامی جو ہمارے بزنس مین ہیں اور جو ہم فارنرز, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس حوالے سے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتنا آنے والے دنوں میں جو بزنس مین ہیں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز یہاں سے نکل سکتی ہیں مزید؟ دیکھیں اس گورنمنٹ نے آتے ہی کچھ تو اچھے کام کیے ہیں. ہماری ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مکران ویسے بلوچستان میں ہیومن ریسورس کے لیے مشہور ہے, مگر گوادر میں ہیومن ریسورس ہمارے پاس کم ہے. یعنی ایجوکیشن مکران میں سب سے کم گوادر میں ہے, اور گوادر میں اس وقت ہر تحصیل میں بوائز اور گرلز کالج بن رہا ہے, اور جہاں بوائز کالج تھا وہاں 10-10, 14-14 کروڑ روپے گورنمنٹ آف بلوچستان نے انویسٹمنٹ کی ہے. اور چیف منسٹر بلوچستان نے ایک یونیورسٹی کا اعلان کر دیا ہے جو ہمارا ٹارگٹ تھا. اور ٹریڈ کے حوالے سے پہلے ہمارا جو 250 بارڈر تھا جو ایران سے منسلک ہے, یہاں پہ لیگل کاروبار کرنے میں مشکلات تھی. اس گورنمنٹ کے آتے ہی آرمی چیف نے خود اس پہ انٹرسٹ لیا. اس وقت ہمارا امیگریشن کھل گیا ہے, وی باکس سسٹم بھی پورٹ پہ بھی آ گیا ہے, اور ہمارے بارڈر پہ بھی وی باکس سسٹم آ گیا ہے. اور اس وقت جو ہے اس کے علاوہ ٹی آئی آر پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ٹی آئی آر کے حوالے سے ہمارا بارڈر کو انہوں نے لیگلائز اوپن کر دیا ہے. تو یہ کچھ بڑی, اور اس کے علاوہ یہاں پہ صوبائی حکومت اور چیمبر کے حوالے سے ہم نے ٹورزم کے پروموشن کے حوالے سے بھی کام کیا ہے. اس وقت جو ہے کوسٹل ایریا کے مختلف علاقوں میں, پسنی میں, گوادر میں ریزورٹس بن رہے ہیں,
اور یہاں پہ کچھ ایک خوبصورت گراؤنڈ فٹ بال کا ادھر بنا ہے، ایک پسنی میں بن رہا ہے، سنگھار کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور سنگھار کے پہ جو سن سیٹ پارک ہے اس کووڈ کے اندر یہاں پہ 2000 لوگوں کا نیو ایئر کا ایونٹ ہوا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن بھی یہی ہے کہ ٹورزم کو زیادہ ہم نے کرنا ہے، پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان گوادر بہت خوبصورت ہے۔ اس میں اب کچھ سجیشنز ہیں۔ سجیشنز میری یہ ہیں کہ ہمیں فارنرز کے لیے این او سی کھول دینی چاہیے، یعنی جس کے پاس پاکستان کا ویزا ہو اسے یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ گوادر آ سکے۔ دوسری میری سجیشن یہ ہے کہ جیسے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہمیں گوادر پورٹ کو اجازت دے دی گئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے جو بہت ہی خوش آئند ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا جا رہے ہیں، تو سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے بھی گوادر پورٹ کو کھول دینا چاہیے اور این او سی دینی چاہیے کہ وہ اپنا ٹریڈ یہاں سے کریں۔ اس کے علاوہ اس وقت جو پیکیج کا اناؤنسمنٹ کیا ہے، اس میں جو ہمارے کام کے روڈز ہیں وہ گوادر رتو ڈیرو اور گوادر نوکنڈی روڈ ہے۔ یہ جلد از جلد اگر کمپلیٹ ہو جائیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ 2 سے 3 سال میں شاید گوادر جو نوکنڈی جو پاکستان اور دنیا کا سب سے منرل رچ ایریا ہے اس سے کنیکٹ ہو جائے، اور گوادر رتو ڈیرو سے کنیکٹ ہو تاکہ وہ پورے پاکستان سے کنیکٹ ہو جائے تو یہ پورٹ چل جائے گا۔ جی، چیئرمین صاحب نے بھی کوئی جب گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ انشاءاللہ 3 سے 4 سال میں اس طرح سے کافی چینجز ہم دیکھیں گے۔ اچھا، وہاں پہ ہم نے یہ بھی ایک چیز دیکھی جس طرح سے جو وزٹ میں تھا، ہم نے بات کی کہ امبیسڈرز ڈفرینٹ کنٹری سے آئے ہوئے تھے، سعودی عرب سے، یو اے ای سے، عمان سے، دیگر کنٹری سے، تو وہاں پہ ان کو انوائٹ کرنے کا یہی تھا کہ یہاں پہ دکھایا جا سکے، جس طرح سے آپ نے پریزنٹیشن بھی دی تھی کہ گوادر میں ان کے لیے بہت مواقع ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وزٹ بھی تھا اس حوالے سے ان کے لیے اس حوالے سے کتنا کامیاب رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں ہم باہر سے کتنے انویسٹرز دیکھ بھی سکتے ہیں یا آ چکے ہیں، اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، یہ صرف امبیسڈر نہیں تھے، یہ 7 امبیسڈرز آئے تھے ابھی، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی 8 امبیسڈرز پچھلے مہینے آئے تھے، اینڈ دے کیم آن دیئر اون، یعنی پرائم منسٹر ڈڈ ناٹ برنگ دیم اور اینی بڈی ڈڈ ناٹ برنگ دیم، اور ہم نے صرف فیسیلیٹیٹ کیا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے سی پیک کی، وچ از ایکچولی ورکنگ۔ اس میں یورپین کنٹریز کے تھے اور کینیڈین امبیسڈر کینیڈین ہائی کمشنر تھی، تو دے ور آلسو ویری ایکسائٹیڈ وین دے کیم ٹو گوادر۔ ان کو یہ لگا کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا گوادر کے بارے میں، اور انہوں نے نہ صرف پورٹ وزٹ کیا بلکہ وہ گئے کرکٹ اسٹیڈیم بھی گئے اور بھی جگہ گئے، ٹری پلانٹیشن بھی کی، اینڈ دے ور پلیزنٹلی سرپرائزڈ ایکچولی، کیونکہ گوادر میرا خیال ہے کہ بہت عرصے تک ہم نے اس کو ہائڈ کر کے رکھا ہوا تھا، لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ ایک پورٹ ہے اور کیا پوٹینشیل ہے گوادر کا، تو جو اب ان لاک ہوتا جا رہا ہے ود دا پیسیج آف ٹائم۔ اسی طرح سے ہر مہینے ہمارے پاس فارن ڈگنیٹریز آ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی خبر ہے، یعنی پچھلے 2-2.5 مہینے کا اگر آپ کو میں بتاؤں، وقت کے ساتھ ساتھ نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی فار دا لاسٹ 2 مہینے کا بھی دیکھ لیں تو 16-17 اگر امبیسڈرز آ گئے ہیں، اور گوادر جیسے ایریا میں جو کہ جس کی کنیکٹیویٹی ابھی تک صحیح نہیں ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں نا، میں نے آپ سے جب 3 سے 5 سال کہے تھے امبیسڈرز کے سامنے سے، تو میرے ذہن میں یہ بڑا والا ایئرپورٹ تھا جو ایشیا کا نمبر 1 ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ایئرپورٹ کا ذکر کر رہی تھی، میں اسی سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اس پہ کتنا ٹائم لگ جائے گا اس ایئرپورٹ کو بننے میں؟ اس ایئرپورٹ کی ٹائم لائن ہے دسمبر 2023، تو ہم 2021 کے دسمبر تک پہنچنے ہی والے ہیں، 1 سال ہے، تو 2.5 سال ہے، تو 2.5 سال کے بعد میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بال گیم چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک دم سے جب ایئرپورٹ کمپلیٹ ہوگا تو ایک دم سے تو نہیں آئے گا بزنس، بٹ اٹ ول، جو ایئر کنیکٹیویٹی ہے وہ بہت کروشل ہے۔ اگر ایک بندہ ہے جو لاہور میں بیٹھا ہے یا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، وہ کراچی آ کے ٹرانزٹ کرے پھر گوادر آئے، وہ بھی ATR میں، بہت زیادہ ڈیسیجن میکنگ چاہیے اس میں۔ اچھا مقبول صاحب، جس طرح سے آپ نے کچھ لوگوں کے ریڈار کی بات کی کہ کچھ لوگ ہیں نظر میں بھی رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک کے حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے، ظاہر اب اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو بہت سے لوگوں کی نظریں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے دشمن عناصر بھی ہمیشہ ایکٹیو ہی رہتے ہیں کچھ نہ کہیں نقصان پہنچانے کے لیے، جو پروپیگنڈا رہتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ کافی جس طرح سے میں نے وزٹ میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کا کنسرن تھا کہ پروپیگنڈے کو ختم کیا جائے اور اس پہ بھی کام کیا جائے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟
देखें, मैंने आपको बताया कि मेगा प्रोजेक्ट के मेगा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें हमने कम्पीट करना है, हमने लड़ना नहीं है किसी के साथ, ठीक। अब इसका चूँकि इतनी इम्पोर्टेंस है, ये स्ट्रेटेजिकली अगर गवादर की आप देखें ना, इसकी पोटेंशियल और स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें, दुनिया में इस किस्म का पोर्ट ऑनेस्टली, अगर ये नहीं है कि ये हमारा पाकिस्तान का पोर्ट है, आप इसको देख लें, मतलब नक्शे पे से लोग देख लें, जो इम्पोर्टेंस जियो स्ट्रेटेजिकली गवादर की है किसी और पोर्ट की नहीं है। जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो इससे देखें, आप बिज़नेस बहुत बड़ा जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसशिपमेंट अनप्रेसिडेंटेड ट्रांसशिपमेंट कर सकते हैं। पूरा आपके ऊपर सेंट्रल एशिया पड़ा हुआ है, पूरा आपके ऊपर रशिया पड़ा हुआ है, पूरा आपके पास ईसीओ भी इवन करेगा, ये आपके साथ ट्रांजिट ट्रेड इसी गवादर से करेगा। चाइना पड़ा हुआ है, तो आधी दुनिया आपके ऊपर पड़ी हुई है। और अगर आप साउथ में नज़र डालें तो अफ्रीका भी साथ, वो कहते हैं ना, स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस पे वो सामने अफ्रीका आपको पड़ा हुआ है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी इसमें जो एक एलिमेंट आ गया है कि चाइनीज़ इसमें आ गए हैं। देखें, अभी चाइनीज़ को काउंटर करने के लिए सबसे पहले तो अमेरिका आएगा, वो नहीं चाहेगा। और फिर उसके साथ चूँकि स्ट्रेटेजिक अलायंस हुई अमेरिका की इंडिया के साथ, इंडिया भी अभी नहीं चाहेगा। इंडिया और चाइना भी कम्पीट कर रहे हैं, चाइना और अमेरिका भी कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम अपने पाकिस्तान को थोड़ा सा एक साइड पे रखते हैं कि इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारी चूँकि इसकी लोकेशन की वैल्यू है गवादर, और गवादर पाकिस्तान में है, तो इसलिए हम भी उसी नरगे में आ जाते हैं। दो कि वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को, लेकिन इफ़ेक्ट हम होंगे, तो इससे डरना नहीं चाहिए। देखें, जब मेगा प्रॉब्लम होते हैं तो उधर वहाँ की लीडरशिप फिर काम करती है, और ये होती है लीडरशिप की खूबी कि वो इन चैलेंजेस का मुकाबला करती है। ये नहीं है कि आप डर जाएं, नहीं, ठीक है। वो अमेरिका ने अगर यहाँ पे हम चाइना ने BRI किया तो उसने G7 को भी मीटिंग की है जो कि फिजल आउट हो गई है, और उन्होंने क्वाड भी किया है जो कि चाइना के लिए साउथ में, तो चाइना उनका मुकाबला कर। इसी तरह हमें भी इसको लेना चाहिए। हमें इसको लड़ाई की तरफ नहीं ले जाना है गवादर को, हमने इसको एक कम्पिटिटिव इकनॉमिक प्रोजेक्ट के तौर पर लेना है। ये इट इज़ एन इकनॉमिक प्रोजेक्ट, ये हम किसी के ख़िलाफ़ ऑफेंसिव पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जब हम चाइना और ये बातें करते हैं तो क्या मुझे आप बताएं, अमेरिका चाइना के साथ बिज़नेस कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या चाइना और इंडिया बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? 50 बिलियन डॉलर से ऊपर का तो ये इंडिया बिज़नेस कर रहा है, और लेकिन अपोज गवादर को। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाया जाए और फिर इसके सलूशन के ऊपर बात की जाए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग सिंध में तंग हैं, चीज़ों से, पानी के मामलात से तंग हैं, परेशान हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो इस वक्त मनमानियाँ हैं उससे परेशान हैं, जो सिंध के कनाल के हालात हैं उससे परेशानी है, जो सिंध में तालीम के मामलात हैं उससे परेशानी है। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करके उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। मैं मशकूर हूँ कि आज फजल साहब ने ये हमें एक मौका फराहम किया जिसमें हम सारे दोस्त बैठ के इस पे मुफस्सल गुफ्तगू भी करेंगे। मसरूर जतोई साहब का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी आज यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेशन की, और तमाम दोस्तों का जिन्होंने यहाँ पे फ़र्दन पार्टिसिपेशन की, मैं सबका मशकूर हूँ। बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हम आज बैठकर यहाँ पे गुफ्तगू करें और इसके ऊपर सलूशन हम निकालने की कोशिश करें। जो सलूशन हमारे पास होगा वो वज़ीर आला को भी पेश किया जाएगा और वही वज़ीर आज़म तक भी पहुँचाया जाएगा, और इंशाअल्लाह अपने अगले दौरे पर वज़ीर आज़म जब तशरीफ़ लाएँगे सिंध में तो हमारे इन तमाम दोस्तों से जो जिनसे आज मुलाकात हो रही है, इनसे एक गुफ्तगू, एक नशिस्त रखी जाएगी, और इनके सॉल्यूशंस के ऊपर, उनको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर जो कुछ भी बन पड़ेगा वफाकी हुकूमत से मदद के तौर पे वो ज़रूर की जाएगी। शुक्रिया। अच्छा, ये सर जिस रफ्तार से GDA के लोग शामिल हो रहे हैं
ख़ास तौर पर आप गुलाम रहीम गए मुलाकात के लिए, लेकिन वो शमूलियत करके आ गए और आज आप इनसे मखदूम साहब से भी मुलाकात है। तो लगता है ऐसे ही है कि इलेक्शन के आने तक पीर साहब वगैरह भी जो है वो इस तरफ आ जाएंगे, जीडीए पूरी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, जीडीए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की एलाइज है और जीडीए के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं हुकूमत पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरफ आ जाए। मखदूम जो हमारे अरबाब साहब ने ज्वाइन किया है उन्हें मैं वेलकम करता हूँ। और आज की जो नशिस्त है ये खालिसतन सिंध के मामलात को, इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए है। यहाँ पर किसी की ज्वाइनिंग या जीडीए को छोड़ के पीटीआई में जाने की बात नहीं हो रही, क्योंकि मैं खालिसतन इस वक्त जो प्रॉब्लम रिलेटेड चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए हम आज बैठे हैं। गवर्नर साहब, मेरा सवाल खान साहब के वो दावे जो इलेक्शन से पहले वो किया करते थे उनके हवाले से है कि गवर्नर हाउस के बारे में उनकी एक बड़ी अच्छी राय थी। वो कहते थे इस गवर्नर हाउस की इमारत को हम अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, बहुत बड़ा रकबा है जिसे सिर्फ एक आदमी के लिए महदूद कर दिया गया। आपके दौर में हमने देखा कि उसके दरवाजे खुले कुछ पार्क वगैरह के लिए, तो अब क्या वहाँ बुलडोजर नहीं चलेंगे, कोई वो पार्क दोबारा नहीं खुलेंगे, वही रिवायती गवर्नर हाउस चल रहा है? देखिए, तमाम पूरे मुल्क के जो गवर्नर हाउसेस हैं उसमें सिंध का गवर्नर हाउस ज़रा फ़र्क है, इसलिए कि पंजाब में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पे वफाक की हुकूमत है, तो पंजाब में भी वफाक वही हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। पहले आपको वहाँ से शुरू करूँ कि पंजाब के जो गवर्नर हाउस था उसकी दीवारों को तोड़ने का काम शुरू हो गया था और उसको पब्लिक पार्क में कन्वर्ट करने का काम भी शुरू हो गया था। उसके बाद उसके ऊपर स्टे लिया गया, उसको हेरिटेज का कहा और उसके ऊपर पाबंदी लगी कि उसकी दीवारें ना गिराई जाएँ। इसी तरह जब मैं सिंध में आया तो मैंने भी कोशिश की कि इसके जो बड़े पार्क्स हैं बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ताल्लुक़ रखने वाली बिल्डिंग है। यहाँ पे हमारे कायद ने ओथ लिया था पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से, लेकिन इसके पार्क्स और दूसरी चीज़ों दीगर चीज़ों को आम पब्लिक के लिए खोला जाए और इसकी जो दीवारें हैं पार्क की तरफ की उनको गिरा के इसको ओपन कर दिया जाए। बट क्योंकि ये सिंध हुकूमत की मिल्कियत है, उन्हें इस बात का इजाज़त नहीं उनसे मिली कि ये काम हो सके, तो लिहाजा वो भी नहीं हो सका। लेकिन जो हमसे हो सका वो हमने ज़रूर किया कि हमने इसके दरवाज़े खोले आम पब्लिक के लिए। हमने इसमें टूर्स अरेंज किए। बच्चे इसमें जब कोविड से पहले तक बच्चे इसमें स्कूल के 2-2, 3-3 स्कूल आके इसमें टूर्स करते हैं। इसमें गाइडेड टूर होते हैं, कायद आज़म की बिलोंगिंग्स, कायद का ऑफिस, कायद की लाइब्रेरी, कायद की चीज़ें उनको दिखाई जाती हैं। और आज भी ये बिल्कुल ओपन है कि जो भी आना चाहे गवर्नर हाउस को इस्तेमाल कर सकता है। इसमें हमने जो हॉल था इसमें हमने एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इश्तराक के साथ और इकरा यूनिवर्सिटी के इश्तराक के साथ हमने इसमें शॉर्ट कोर्सेज़ करवाएं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज़। अब ये कोविड की वजह से थोड़ी सी वो एक्टिविटीज़ डल हुई थी, इंशाल्लाह इसको वापस एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये पब्लिक के ही बेहतर इस्तेमाल में रहेगी जगह इंशाल्लाह। गवर्नर साहब, अफगानिस्तान की सूरत से आप आगाह हैं, वहाँ तालिबान ने दोबारा जो है कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी है। इम्कान ये बताया जाता है कि बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान आएंगे। सिंध में पहले ही दूसरे जो है मुल्कों से लोग आबाद हैं, काफ़ी यहाँ कराची में जो अमन अमान के मसाइल हैं या दूसरे मसाइल हैं, उनमें एक बड़ी वजह जो है बाहर से आए हुए लोग बताए जाते हैं या ओवरऑल सिंध में भी। तो आप क्या फेडरल गवर्नमेंट को कहेंगे कि वहाँ जो लोग आएंगे उनको वहीं ठहराया जाए, वो यहाँ ना आ पाएँ? जी, ये बिल्कुल इस वक्त ज़ेर गौर है चीज़, और ये इस वक्त बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए है कि अगर खुदा न खास्ता अफ़गानिस्तान में खाना जंगी हुई तो उस सूरत में जो लोगों का इन्फ्लक्स है वो पाकिस्तान की तरफ होगा। वहाँ से बहुत सारे महाजरीन पाकिस्तान आना चाहेंगे। लिहाजा पहली कोशिश ये है कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत का क़याम हो कि जिसके ऊपर तमाम फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक़ हों और वो हुकूमत अपने इंतख़ाबात या जो भी ज़रिया करना चाहती है वो उसके सहारे चले। यही बात इमरान खान साहब ने बार बार रिपीटेडली कही है कि उन्हें इस चीज़ का शदीद ख़तरा है कि अगर अफ़गानिस्तान में खाना जंगी होगी तो ख़ित्ते में अमन का नफ्स अमन का ख़तरा पैदा हो जाता है। और जो बात आपने की कि वहाँ से जब लोग पाकिस्तान आएंगे उनको किस तरह हैंडल करेंगे, उसके ऊपर एक मनसूबा बंदी की जा रही है और कोशिश है कि उसके ऊपर एक ऐसी मनसूबा बंदी की जाए कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान न हो। गवर्नर साहब, ये
बताइए कि पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमत एक आदमी एक आदमी प्लीज उसके बाद कल सीएनजी के अंदर भी पैसे बढ़ गए। आज चीनी जो है वो 105 रुपए में पहुंच गई है। 7 रुपए फी किलो पे चीनी की महंगी हो गई। जब से बजट आया एक साथ इतनी महंगाई का जो है वो देखा जा रहा है फ्लो बढ़ता जा रहा है, तो उसके ऊपर हुकूमत क्या इकदाम लेने वाली है? देखिए, पेट्रोल का तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेट्रोल की कीमतों को देखें तो इस वक्त दुनिया के सस्ता तरीन पेट्रोल पाकिस्तान में बिक रहा है, और ये कीमतें जो बढ़ी हैं ये पेट्रोल की इंटरनेशनल मार्केट की चेंजेस की वजह से बढ़ती हैं, ये गवर्नमेंट के कोई टैक्सेस की वजह से नहीं बढ़ रही हैं। दैट्स नंबर वन। तो जब कम होती हैं तब भी ये सवाल कर लिया करें कि हुकूमत पाकिस्तान ने क्यों कम कर दी हैं 5-5 रुपये कीमतें, तो वो, और ये सबसे ज़्यादा नागवार वज़ीर आज़म गुजरता है जिस वक्त, यानी बड़े भारी दिल के साथ वो इसकी अप्रूवल देते हैं जब ओगरा उनको भेजता है 20 रुपये और 25 रुपये और 26 रुपये के बढ़ाने के ऊपर, और वो 4-5 रुपये उसको कट करके बेचते हैं। वो 5 रुपये भी उनको इंतहाई नागवार गुजरते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि आम आदमी को सहूलत मिले, उसे आसानी मिले, तो उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। जो चीनी की आपने बात की, हम फुल प्रेशर के साथ इस वक्त जो कार्टेल्स बने हुए हैं, जो होल्डर्स हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उनके पीछे जा रहे हैं। उसी वजह से कहीं कहीं ये शॉर्टेज पैदा की जाती है मसनूई, जिसको काबू का पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चीनी की शॉर्टेज है नहीं मुल्क में इस वक्त, लेकिन जहाँ पे आप प्रेशर देते हैं कीमतें कम करने के लिए, वहाँ पे जो बड़े होल्डर्स हैं वो उसको शॉर्ट करते हैं। गवर्नर साहब, केपी में और पंजाब में लोगों को सेहत कार्ड मिला है, क्या यहाँ सिंध की सूबाई हुकूमत ने कोई ऐसी आपको टेक्निकल सपोर्ट के लिए कोई समरी, कोई तजवीज़, कोई सी भेजी है? भाई, मैं ये कह के थक गया हूँ कि पूरे पाकिस्तान में सेहत कार्ड मिल रहा है, यानी केपी में हर बंदे को बिला तफरीक सेहत कार्ड मिला है। पंजाब में बेशतर लोगों को सेहत कार्ड मिल गया, बाकियों को मिल रहा है। सूबा बलूचिस्तान में सेहत कार्ड मिल रहा है, कश्मीर में सेहत कार्ड मिल रहा है। वाहिद सूबा सिंध है जिसको सेहत कार्ड नहीं मिल रहा। उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत ने इनकार किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इस पेशकश को, हुकूमत पाकिस्तान की इस पेशकश को कि वो इसमें उनके साथ पार्टनरशिप करें। तमाम सूबाई हुकूमतें पार्टनरशिप करती हैं तब वहाँ पे सेहत कार्ड मिलता है। मेरी आज भी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है सिंध हुकूमत से कि हमारे उन सिंधी भाइयों का, हमारे सिंध के शहरियों का, बासियों का ख्याल करें, बग़ैर किसी सियासत के इस मामले को देखें कि ये अगर सेहत कार्ड हम लोगों को नहीं पहुंचा सकेंगे तो सिंध के लोगों की सेहत का वो कैसे ख्याल रखेंगे। आज हर छोटी चीज़ पे, किसी को हार्ट का ऑपरेशन हो, किसी की टांग का ऑपरेशन हो, गुर्दे का हो या किसी चीज़ का, 5 से 10 लाख रुपए फौरी तौर से लग जाया करते हैं। तो वो सेहत कार्ड के थ्रू ही मुमकिन है। वो उनके पास तो इतनी जमा पूंजी है नहीं, और ये कामयाब तरीन है, इसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। अच्छा गवर्नर साहब, ये बता दें कि तरक्याती मनसूबे जो वफाक के ज़ेर इंतज़ाम तामीर हो रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है और क्या खुशखबरी कराची के शहरियों को आप देंगे? कौन सा मनसूबा है जिसका जल्द इफ्तिताह करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रीन लाइन का जो इफ्तिताह है, इंशाल्लाह ये अगस्त के आखिर में या सितंबर के इब्तिदा में ये हो जाएगा, और वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ये सिंध का पहला मास ट्रांजिट सिस्टम होगा, और बेहतरीन मयारी किस्म की बसें आपको ला कर देंगे। जैसा आपने हमारे फायर टेंडर्स को देखा, उसी तरह से आपको ये बसों का मयार भी आला मयार का मिलेगा इंशाल्लाह। फायर टेंडर्स की भी एक गमगीन दास्तान है कि फायर टेंडर्स आ गए हैं और फायर डिपार्टमेंट के पास उनको चलाने के लिए अमला नहीं है, ड्राइवर नहीं है, फायरमैन नहीं है। उसकी भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि किसी तरह दें ताकि वो एक्टिवली अपना पार्ट प्ले कर सकें इस सोसाइटी के अंदर। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध के आवाम को पानी के मामलात से तंग हैं और इरिगेशन डिपार्टमेंट की मनमानियों से भी तंग हैं। आज ये तमाम चीज़ें बशमूल तालीम के डिस्कस करके तमाम तर मामलात वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएँगे और सिंध के शहरियों के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला सिंध से भी मुशावरत करेंगे और इसका कोई मुस्तकिल हल निकालेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। वो लिखे, कोई से फ़र्क नहीं पड़ता है। हम भी यहाँ पे सपोर्ट करेंगे और हम उसको लॉजिक से प्रूव करेंगे कि ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, ये हम आपकी ऑफेंसिव नहीं करें। हमारी रोज़ाना
आबादी जो है 22 करोड़ पे तो हम पहुंच गए हैं, और हर साल अगर ये करोड़ों आदमी ये इजाफा होता जा रहा है आबादी में, तो हमने उसके लिए हमें प्रोजेक्ट्स तो देने हैं, उनको लिए जॉब्स तो क्रिएट करनी है, अपॉर्चुनिटीज तो देनी है। तो क्या हम बैठ जाएं कि जी ठीक है वो ठीक है इंडिया ने कह दिया है नहीं बैठेंगे तो नहीं, हमारे जज्बे बहुत ही हाई हैं। रवि साहब, जिस तरह से आप एक बात थी जो इस विजिट में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है सीएम बलोचिस्तान से भी कहा था कि काम को ज़रा और ज़्यादा स्पीड अप करें, जो आपकी बात थी कि ज़रा जल्दी करें, तो वज़ीर आज़म साहब ने इस हवाले से भी बात की थी। तो वो आप क्या देखते हैं, क्योंकि जो आपकी सजेशन थे कुछ चीज़ें थी तो इस विजिट में तो उन्होंने इस चीज़ को रखा भी था, तो आपकी जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसको किस तरह से देख रही है? देखें, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और हम ये समझते हैं कि ग्वादर बहुत ही जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और एक बहुत ही बड़ा माशी हब होने जा रहा है, और ये मुल्क के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल बिज़नेस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करेगा। और आप देखें कि जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो चाइनीज़ के टॉप बड़े बिजनेसमैन चाइना के, इसका मतलब है कि दुनिया के टॉप बड़े बिजनेसमैन थे, उनके साथ डायरेक्टली जो है मीटिंग की और हमारे सामने की हम बैठे हुए थे, और सब ने इंटरेस्ट शो किया कि वो ग्वादर में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, जैसे काशानी साहब से कहा, मैं एग्री करता हूँ कि 3 से 5 साल में यहाँ हालात मुख्तलिफ होंगे और ग्वादर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको बताऊं, ये छोटे छोटे मामला जो कहा खदशात होंगे दोस्तों के, आफरीदी साहब के भी हैं, मगर मैं समझता हूँ ये सिर्फ खदशात हैं, और ये सीपैक आके जाएगा, और ये सिर्फ हमारी नहीं दुनिया के मुख्तलिफ मतलब सेंट्रल एशिया की ज़रूरत है कि ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करें, चाइनीज़ की ज़रूरत है। चाइना जो है अफ्रीका से, सेंट्रल एशिया से और यूरोप से कनेक्ट हो जाएगा ग्वादर पोर्ट के लिए, पोर्ट की वजह से। तो इन सब की ज़रूरत है, और हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये इंशाल्लाह कामयाब होगा। जी ज़रूर, इंशाल्लाह कामयाब होगा। काशानी साहब, जिस तरह से हम बात करें सी पैक की और दीगर चीज़ों की, कि यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मीडिया का रोल, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही मीडिया जो है वही बताता है कि सी पैक चाहे हमारा अपना हो या इंटरनेशनल हो। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारा जो मीडिया है, जिस तरह से इस विज़िट में काफ़ी एंकर्स भी आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ के हवाले से काफ़ी कवर भी किया, व्हाट डू यू थिंक कि हमारा जो मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है सी पैक के हवाले से, क्योंकि ये सी पैक तो हमारा भी है, हम सबका है, तो काफ़ी अच्छा है, इस पर मज़ीद इनको इस पर काम करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि अभी इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। एक तो हम लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं, बिकॉज़ आजकल तो देखें, मैं नवीद साहब की बात को आगे लेके बढ़ाता हूँ। आप ग्वादर को डिले कर सकते हैं, लेकिन आप ग्वादर को रोक नहीं सकते। ये डेस्टिनी जो है ना इसकी है, इंशाल्लाह इट विल इमर्ज एज वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स। और दूसरी बात, पोर्ट ड्राइव करेगा सिटी को। ये अगर ये लोग समझते हैं ना कि सिर्फ सिटी को हम डेवलप कर लें तो ग्वादर डेवलप हो जाएगा, ये कभी नहीं हुआ। आप कराची को ले लें, आप मुंबई को ले लें, न्यूयॉर्क को ले लें, किसी भी कोस्टल पोर्ट सिटी को ले लें दुनिया के, ह्यूस्टन को ले लें अमेरिका में, पोर्ट ही ड्राइव करता है हमेशा शहर को, और इंजन होता है वो ग्रोथ का। तो अदर वे अराउंड नहीं चल सकता, नेचुरल है। अगर हम सिर्फ जाएं कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग और ये और वो इसका एक लिमिट है, रियल एस्टेट का भी एक लिमिट है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पोर्ट डेवलपमेंट है ना, इसमें हमें भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि आपके मैं नॉलेज में लाना चाहता हूं, वो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के हवाले से। उज़्बेकिस्तान का एक डेलीगेशन आया था फरवरी में, और इस उज़्बेकिस्तान क्या जो वाइस चेयरमैन थे रेलवे के और एम्बेसडर्स वगैरह सारे आए थे। उनका ये था कि they want to come and establish an off-dock terminal here. They want to have their presence. और similarly उन्होंने पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी को भी दावत दी है कि वो अपना इस्टेब्लिश करें वहाँ पे बिज़नेस, ताकि जब ट्रांजिट ट्रेड हो तो दोनों के पास फैसिलिटेशन हो। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो हमारा ऑफ डॉक टर्मिनल का जो प्रोजेक्ट इस दफ़ा अप्रूव हुआ है, वो बेसिकली उसका मकसद ही यही है कि हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ये जो कंट्रीज़ हैं उनको लेके आएँ और ग्वादर पोर्ट के बिज़नेस में इजाफ़ा करें। अब बिज़नेस एक नहीं है, ट्रांसशिपमेंट का अपना क्वांटम होगा, ट्रांजिट का अपना क्वांटम होगा, कार्गो, रेगुलर कार्गो। अच्छा, फिर ये डिमांड ड्रिवन है। हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से अगर आप देखें तो बंकरिंग का बिज़नेस है,
یہ جو فجیرہ ہے یا یہ جو پورٹس ہیں نیئر بائی، ان میں پرائمریلی شپس کے ذریعے بزنس نہیں ہوتا، اور بہت سارے لاجسٹیکل اور سروسز ہیں جن سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ آلویز گیٹنگ دا کارگو ان اینڈ میکنگ منی. تو آنے والے دنوں میں بہت آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ اسکائی از دا لمٹ. اچھا مقبول صاحب، یہاں ہم گوادر میں ہیں اور گوادر کے حوالے سے اتنی بات چیت بھی رہی ہے، تو ذرا یہ بتائیں کہ سی پیک کیا گوادر کے بغیر ممکن ہو سکتا تھا یا ہے، یا گوادر کی؟ آپ کی آواز میں ذرا اور بولتی ہوں کیونکہ ہم ذرا کھلے ماحول میں بیٹھے تو میں آواز کا ذرا ہوتا ہے کہ سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے وہ گوادر اس میں کتنی امپورٹنس رکھتا ہے. کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ سی پیک جو ہے گوادر کے بغیر ممکن ہو سکتا تھا یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ سی پیک ہوتا لنگڑا لولا ہوتا، ٹو بی ویری آنیسٹ. دیکھیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو سیکوینس بتایا کہ بی آر آئی ہے، بی آر آئی میں سی پیک ہے، کمپوننٹس کی سی پیک میں پھر گوادر ہے، گوادر میں پھر گوادر پورٹ ہے. جس دن گوادر پورٹ آپریٹ ہوگا، مطلب اس میں ٹرانسشپمنٹ بھی آ جاتی ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ بھی آ جاتا ہے، یہ دو کام گوادر کر سکتا ہے. اس دن گوادر چلے گا، جب گوادر چلے گا تو بلوچستان چلے گا، جب بلوچستان چلے گا تو پاکستان چلے گا، اور جب پاکستان چلے گا تو یہ ریجن چلے گا. تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے گوادر. اور میرے اپنے جو تھوڑا بہت میں اس کے اوپر سوچتا رہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک تو ٹرانسشپمنٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر دبئی ہم سے 700 کلومیٹر آگے ہے اور وہ تقریباً کوئی 17-18 ملین ٹی یو کا کام کرتا ہے، گوادر 40 ملین ٹی یو کا کام کر سکتا ہے. تو آپ خود ہمیں وہاں پہ جو برتھس ہیں وہ 60-70 برتھس ہیں، یہاں پہ 120 برتھس ہوں گے. ٹھیک، ایک یہ ڈفرینس ہے. جب ٹرانزٹ ٹریڈ پہ آپ آتے ہیں، دبئی کے اوپر کوئی کنٹری ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ صرف ٹرانسشپمنٹ کرتا ہے اور یہ ٹورزم کرتا ہے، جبکہ ہم ٹرانزٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں. ابھی اگر ٹرانزٹ ٹریڈ کا دیکھیں، سینٹرل ایشیا جو ہے وہ ہندوستان سے ایریا وائز بڑا ہے. ہندوستان کی آبادی 1.25 ارب سے کراس کر گئی ہے. سینٹرل ایشیا کا جو آبادی ہے وہ 8-10 کروڑ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں جو نیچرل ریسورسز ہے وہ 400 سال کا خزانہ لوگ کہتے ہیں پڑا ہوا ہے. راستہ اس کا نہیں ہے. سینٹرل ایشیا یہاں سے میکسیمم 1200 سے 1500 کلومیٹر کے اوپر ہے، ٹھیک. تو ابھی آپ خود سوچیں، جب یہ ٹرانزٹ ٹریڈ صرف سینٹرل ایشیا کے ساتھ کرے گا، ان کے لیے راستہ کھلے گا. سینٹرل ایشیا کے ساتھ پھر رشیا ہے. تو رشیا جو افغانستان میں آیا تھا وہ کوئی افغانیوں کی خدمت کے لیے تو نہیں آیا تھا، اس نے تو آنا الٹیمیٹلی گوادر ہی ذہن میں رکھا ہوا تھا. تو جب رشیا آئے گا تو پھر آپ تصور کر کے ٹرانزٹ ٹریڈ کیا ہوگا. پھر چائنا کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہوگا، اس کیونکہ چائنا ابھی ویسٹ اپنا ڈیولپ کر رہا ہے، تو جب اس کا یہ سب جب آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کی سوچتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ گوادر پورٹ کے علاوہ بھی ہمیں ایک ڈیپ سی پورٹ کی ضرورت اور بھی پڑے گی. تو اس لیے گوادر از ویری امپورٹنٹ. وہ تو میں نے آپ کو اس کو پوٹینشیل بتا دی کہ دو پوٹینشیل اگر آپ دیکھیں نا، ٹرانسشپمنٹ، ٹرانزٹ ٹریڈ، اور یہ اتنی بڑی اپرچونیٹیز ہیں اور اتنی بڑی پوٹینشیل ہے گوادر کی کہ بغیر گوادر، ٹھیک ہے. آپ جس طرح آج کل یہ بنا رہے ہیں ہم لوگ اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں ڈفرینٹ پروونسز میں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے، لیکن وہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں. اس لیے میں ریکویسٹ گورنمنٹ سے کروں گا، اس گوادر کو چلائیں. ہر گھر میں نوکری ملے گی، بلکہ یہ جو لاکھوں لوگوں کی کہتا ہے، میں لاکھوں سے نہیں ایگری کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ہر گھر کو نوکری ملے، کروڑوں میں نوکری ملے گی. صرف آپ لاجسٹک کو لے لیں. دیکھیں میں کہتا ہوں سی پیک از لاجسٹک اینڈ لاجسٹک از سی پیک. کراچی پورٹ کی وجہ سے ہم 3 سے 5 لاکھ ہمیں ٹرک چاہیے، جبکہ وہ جو کام کرتا ہے 1 یا 2 ملین ٹی یو کا کرتا ہے، یہ 40 ملین ٹی یو کا. تو آپ کو تو کم از کم 20-30 لاکھ سے تو اوپر گاڑیاں چاہیے ہوں گی. تو اگر 30 لاکھ بھی آپ لگا لیں، ہر گاڑی پہ 3 آدمی ہوتے ہیں، ڈرائیور، کو ڈرائیور اینڈ کنڈکٹر. تو 30 کو مطلب 90 لاکھ تو یہ ہو گیا 1 کروڑ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بہت اپرچونیٹیز ہیں، بہت زیادہ ہیں. اچھا نوید صاحب، انہوں نے کراچی کا بھی ذکر چھیڑ دیا، تو ویسے وہ ایک ML1 کا بھی جو پروجیکٹ ہے کراچی تک بھی ہے، لیکن اس کو بات کی جا رہی ہے، اس کو گوادر تک بھی لے کے جانا ہے. پھر روڈز پہ بھی اتنا زیادہ کام ہو چکا، ہائی ویز وغیرہ. تو یو فیل لائک کہ جو ٹریڈ ہے اس میں کتنا کام ہو سکتا ہے، اس میں مزید کس طرح سے جو بزنس جو کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے کتنی لوگوں کے یہ ہے کہ اپرچونیٹیز نکل کے آ سکتی ہیں؟ اس وقت دیکھیں یہاں پہ ایک تو جو پرائم منسٹر صاحب نے ابتدا کیا ہے 2200 ایکڑ کے فری زون کا ابتدا کیا ہے.
जैसे ही 2-3 साल में बिजली का मसला हल होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, और यहाँ इंडस्ट्री जब आएंगी तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल उनके लिए इंपोर्ट करेंगे, और जब वो उसे वैल्यू एडिड करके फिर एक्सपोर्ट करेंगे, पोर्ट हमारा चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि ग्वादर पोर्ट से आगे शिप यार्ड बनने जा रहा है। मैडम ज़ुबैदा जलाल आई हुई हैं, वो ज़मीन उसे अलाट हो चुकी है। कप्पर के इलाके में एक शिप यार्ड बन रहा है जो नहायत ही ज़रूरी है। उससे ये होगा कि कोई भी रास्ते में यहाँ इसकी आप इस बात को समझे कि जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। ये एक ट्रेडिंग रूट जो नहर हरमुज़ है उसके मुंह पे है। और तीसरा जो मैं ये जो आकाशानी साहब ने बात की थी कि यहाँ पे बंकरिंग अगर हम यहाँ पे करें, शिप यार्ड भी यहाँ पे होगा और बंकरिंग भी इस पोर्ट पे अगर हम अलाउ कर देंगे, जिसके लिए हमारा चैम्बर कोशिश कर रहा है, तो हमारा पोर्ट जो है बहुत तेज़ी से बड़ी स्पीड से, देखें मैं आपको बताऊं मुश्किलात अभी हैं, अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 2-3 साल में बनना है, बिजली इधर आना है, गैस इधर आना है, मगर जिस दिन ये हो गई, बंकरिंग की हमें इजाज़त मिल गई, हमारा एक शिप यार्ड बन गया, तो जिस स्पीड से फिर ग्वादर पोर्ट आगे जाएगा, तरक्की करेगा, वो स्पीड बहुत तेज होगी। वैसे नवी साहब 2-3 साल ज़्यादा नहीं है, जिस तरह से बताया चेयरमैन साहब ने कि इतने टाइम पे ये पोर्ट जिस तरह से खड़ा किया और चीज़ें की, तो आगे भी चीज़ें उसी स्पीड से तो काम जा रही है। मेरे कहने का मतलब है जैसे ही ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो कराची को अगर 20 या 40 साल लगे हैं, ये 5-6 साल में बहुत आगे निकल जाएगा। चलिए ज़बरदस्त सर। यही सर क्योंकि अभी बात करी थी, मकबूल साहब ने रोज़गार की बात की थी, क्योंकि ये अगर हम इस CPEC के प्रोजेक्ट को देखते हैं, इसमें रोज़गार के बड़े मौके हैं लोगों के लिए, जॉब्स की यहाँ की बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितने लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है, क्या मौके मिल सकते हैं इस हवाले से? एक तो ट्रकिंग के बिज़नेस की बात की और दूसरे लॉजिस्टिकल सर्विसेज की बात की। मैं ये समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री के साथ डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द इंडस्ट्री, अब ज़ाहिर है एक इंडस्ट्री है जैसे हमारे पास एक इंटरेस्टेड इंडस्ट्री है जो कि उसको 1000 एकड़ चाहिए, राइट, तो 1000 एकड़ में उस हिसाब से आप हज़ारों जॉब्स, फिर वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दो कैटेगरीज हैं, क्योंकि ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करें, उसके साथ साथ इनडायरेक्ट जॉब्स बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो 40,000 हमारा एस्टिमेट है ओनली फॉर द फ्री जोन कि 40,000 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे। जो एडवांटेजेस हैं मेरे ख्याल है ग्वादर पोर्ट के, उनको हमें बहुत जल्दी कैश करना चाहिए। इस हवाले से अगर आप देखें तो अगेन स्काई इज़ द लिमिट, और हम लोग अभी तो अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि 30,000 जॉब, 40,000 जॉब। जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा बनने जा रहा है वो हमें लोकल्स को एम्प्लॉय करने अच्छा, यहाँ पे एक और बात चाहिए सर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की हमने बड़ी ख़राब सिचुएशन बलूचिस्तान और काफ़ी इस तरह से देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जब चीज़ें सिचुएशन देखते हैं बड़ी कंट्रोल में भी है, क्योंकि यही वो कॉन्फिडेंस हम लोगों ने बाहर के जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हमने उनको भी शो किया, तो वो आज मौजूद हैं और आज यहाँ पे देखते हैं खुद यहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। जी जी, उसका मेरा ख्याल है कि देखें लोकल इन्वेस्ट, मेरा ये मानना है कि लोकल इन्वेस्टर जब तक आके इन्वेस्ट नहीं करेगा, फॉरेनर कभी नहीं आएगा। तो लोकल को आगे आना चाहिए ताकि वो लोकल्स आके अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, लोगों को कॉन्फिडेंस दें, पर्टिकुलरली जो हमारी फॉरेन कम्युनिटी है, चाहे वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि फ्री जोन में जैसे मैंने अपने ब्रीफिंग में भी कहा था, फ्री जोन में तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन अमेरिकन वर सरप्राइज, तो जब वो आए थे ना इधर, मैंने उनको ब्रीफ किया था, मैंने कहा जी यहाँ पे कोई आपकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन कम ब्रिंग इन योर कंपनीज, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स। और GITL हमारा जो ग्वादर इंटरनेशनल टर्मिनल लिमिटेड है, इट इज़ एन इंटरनेशनल टर्मिनल, इट डजंट रिस्ट्रिक्ट एनी पर्टिकुलर, इट्स नॉट अ जॉइंट बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना पर से कि इसमें थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। दिस वाज द आइडिया, या एक कहते हैं ना कि एक रॉन्ग परसेप्शन मेड थ्रू प्रोपेगेंडा एंड ऑफ कोर्स यूजिंग द टेक्नोलॉजी, इट वाज क्रिएटेड and we need to dispel that। नहीं चेयरमैन साहब, ये बात आप जो कर रहे हैं, ये बात हम लोग भी जब यहाँ पर आए, हमने जिस तरह से गवादर को देखा, इतना खूबसूरत इसके बीच पे गए, और ये आप बिजनेस सेंटर को लोग देखें, आपने जिस तरह से बताया 6 मंथ्स में इन्होंने खड़ा किया है, ये बड़ी अमेजिंग बात है, कोई इस तरह से होता नहीं है, क्योंकि हम पहले भी आए और अभी के भी गवादर को देखते हैं, ये तो वाकई अल्लाह का करम है पाकिस्तान पे, बलूचिस्तान पे, गवादर पे, और माशाल्लाह से अभी भी जितना काम हो रहा है, सारी जिस तरह से हमारी सिचुएशन जो हमने जो
لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی دیکھی ہے, اس سے بھی نکل کے ہم کھڑے ہوں, یہ بڑی بات ہے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے ساتھ, میں اپنے یہاں کے مقامی لوگوں کی بھی بات کرنا چاہوں گی کہ بڑی خوش آئند بات ہے, کیونکہ نہ صرف آنے والے دنوں میں ان کا بھی لائف سٹائل چینج ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کتنے اس حوالے سے اور کتنے اس حوالے سے خوش ہیں دیکھتے, کیونکہ آج ہم نے خواتین بھی یہاں کی خواتین سے بات کی جو فیکٹریز میں کام کرتی ہے, ایک اسسٹنٹ مینیجر ہے اور ایک تو ورکر تھی, اور وہ انہوں نے بڑے مزے سے جس طرح سے کیمرے میں بات کی ہے, تو یہ جو کانفیڈنس دیا ہے یہ اسی وجہ سے دیا ہے, وہ کام کرتی ہیں. تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 2000 میں یہاں پہ تھا گوادر میں, ٹھیک, ایک ایف آئی آر نہیں تھی اس علاقے میں. یہاں پہ گاڑی خراب ہو جاتی تھی, سڑکیں تو نہیں تھی اس وقت, 30-40 کلومیٹر دور کہیں بیابان جگہ میں گاڑی خراب ہو جاتی تھی, پوری لوڈیڈ سامان کے ساتھ ضرورت چھوڑ دیتے تھے, لوگ آ جاتے تھے, جو ان کا جو اسٹاف ہوتا وہ آ جاتا تھا, دوسرے دن یہاں سے مکینک جاتا تھا, گاڑی کو بھی ٹھیک کر رہا تھا, اور اس میں سے کوئی چیز گم نہیں ہوتی تھی, ٹھیک. اور جیسا میں نے کہا کوئی ایف آئی آر نہیں تھی. یقین کریں یہاں کے لوگ, یعنی کہ میں پٹھان ہوں, میں جب ان سے کمپیئر کرتے ہیں, ہم لوگ لڑتے ہیں, یہ بالکل نہیں لڑتے ہیں. دے آر سو گڈ پیپل, اتنے لیونگ پیپل ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ جو میرے پہ گوادر کی آمد ہوئی ہے, یہ ان لوگوں کی محبت تھی کہ میں جب ان کے ساتھ تھا تو میں حیران تھا کہ یار یہ لوگ اتنے اچھے ہیں. اچھا, پھر ایجوکیشن کی طرف ان کا اتنا جھکاؤ ہے, اینڈ آئی وش کہ ان کو لوگ جو ہے ایجوکیشن کی طرف اس کو کریں. تو میرے پہ چونکہ وہ تھوڑی سی شعر و شاعری طاری ہو گئی, تو میں صرف بلوچ کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں. جی پلیز. ایک بلوچ کے لیے. موسم بھی اچھا, شعر و شاعری کی اجازت بالکل ہے. نہیں میں ٹھیک ہے, ایک بلوچ کے لیے جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ اے بلوچ جاگ اٹھی تیری قسمت اب تو جاگ, ہو جا کمر بستہ لے کر علم کا بستہ, نہ بیچ گوادر سستا ڈال اپنا آئسہ چھوڑ پرانا قصہ. اب دیکھیں ایجوکیشن میری جو پرائورٹی تھی اس وقت بھی ایجوکیشن, تو ابھی بھی میں کہتا ہوں ایجوکیشن از دی پرائورٹی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ زمینیں ان کی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ اس وقت اس کی ویلیو نہیں تھی, ابھی بہت بڑی ویلیو ہے. تو میں ان کو جب میرے سے بات چیت کرتے تھے تو کہتا کیا کریں, میں کہتا دیکھو اگر تمہاری زمین ہے 100 ایکڑ ہے, اس میں 20-30 ایکڑ بیچ دو, اور اس سے اچھی ایجوکیشن, اچھا رہنا سہنا, اور خوب مطلب انجوائے کرو. باقی 60-70% رکھو, کیونکہ یہ ایک دن اس کی قیمتیں بہت اونچی ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اچھا بیسیکلی یہ لوگ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے جو چیزوں کو سمجھ رہے تھے, لیکن میں چونکہ مجھ پہ کچھ آمد ہو گئی تھی تو میں یہ چیزیں اس وقت ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا. لیکن اچھا پھر جو مطلب یہ پرامن کی میں بتاؤں, گاڑی آپ کی 100 کلومیٹر